कैसे हो आप सब दोस्तों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ेंगे और ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 11 है। आपकी बुक सेकंड है, आपने देखी होगी भारत लोग और अर्थव्यवस्था। तो इसमें जो हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ना है वो भारत के संदर्भ में पढ़ना है, यानी कि इसमें भारत की चीज़ें के बारे में ही हम ज़्यादा बात करेंगे। पिछली बुक का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था उसके बारे में हमने पूरी दुनिया के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर में हम केवल इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे। और इंडिया के जो जितने भी टॉपिक्स आपके बुक में दे रखे हैं व्यापार से रिलेटेड, उनको देख लेते हैं कि पहले हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी होंगी। तो सबसे पहले आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ जानेंगे क्या होता है, फिर भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप, यानी कि पहले किन चीज़ों का निर्यात होता था अब क्या होता है। तो निर्यात यानी कि जो एक्सपोर्ट होता है हमारा यहाँ से इंडिया से बाहर जो वस्तुएं जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप, यानी कि जो बाहर से जो हमारी वस्तुएं आती है इंडिया में उनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बदलते प्रारूप के बारे में जानेंगे। और व्यापार की दिशा, यानी कि व्यापार की दिशा के बारे में जानेंगे, किस दिशा में हम व्यापार करते हैं, किन किन देशों से व्यापार करते हैं, कौन सा हमारा सबसे ज़्यादा साझेदारी है किस व्यापार में। और समुद्री पतनों के बारे में जानेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी पूरे चैप्टर की। मुझे लगता है कि यहीं से आपके मैप क्वेश्चन भी बनते हैं और समुद्री पतनों के बारे में ज़रूर क्वेश्चन आ जाता है। और हवाई अड्डों के बारे में जानेंगे और फिर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दूंगा इसमें जो 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ रखूँगा आपके लिए जो कि प्रैक्टिस के लिए होगी। तो ये सब करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब है कि एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। मान लीजिए कि इंडिया चाइना से व्यापार करता है तो ये क्या हुआ, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ। अब ये मान लीजिए कि एक इंडिया के अंडर वो इंडिया के अंदर एक स्टेट है यूपी। यूपी अगर दिल्ली से ही व्यापार करता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं माना जाएगा, वो अंतर्देशीय व्यापार माना जाएगा, यानी कि अपने देश के अंदर व्यापार करते हैं। लेकिन जब हम देश से बाहर किसी देश से व्यापार करने की कोशिश करते हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। दुनिया के जितने भी देश हैं वो एक दूसरे से व्यापार करते हैं तो उन सबको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ये छोटी सी। देखिए, वर्ष 1950 और 51 में भारत का वैदेशिक व्यापार का मूल्य 1214 करोड़ था। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हम बहुत ही कम व्यापार करते थे। आप जानते हैं कि किस स्थिति में हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारे यहाँ संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी थी और इतने हमारे देशों से संबंध भी अच्छे नहीं थे कि हम उनसे मतलब व्यापारिक साझेदार बन सके। तो हमारा पहले व्यापार बहुत कम होता था, जैसे आंकड़ा दिया हुआ है। लेकिन अब 2004 और 5 का ये आंकड़ा दिया हुआ है। अगर 2004 और 5 की हम बात करें तो ये बढ़कर 8,37,133 करोड़ हो गया। देखिए कितना बड़ा अंतर आया है। ये अंतर तब से आया है जब हमने नई आर्थिक इकोनॉमी अपनाई है, नई आर्थिक पॉलिसी अपनाई है। उसके बाद से हम सभी देशों से ज़्यादा व्यापार करने लग गए हैं और ज़्यादा व्यापारिक साझेदार बन गया है भारत। इसलिए ये व्यापार में बढ़ोतरी आई है। ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। और ये इस वृद्धि के क्या कारण है कि जो हमारा विनिर्माण का जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई है। आप जानते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई नई निर्माण के तरीके आ गए हैं, नई नई फैक्ट्रियाँ लगने लग गई है, तो फिर अपने आप व्यापार में वो होगी बढ़ोतरी। और सरकार की उदार नीतियाँ हैं। उधार का मतलब हो कि छूट। सरकार ने अब जितनी भी कंपनियां होती है प्राइवेट, उनको व्यापार करने की छूट दी है। जो भी प्राइवेट कंपनियां होती है वो विदेशी कंपनियों से व्यापार कर सकती है और विदेशी कंपनियां यहाँ पे आकर व्यापार कर सकती हैं। तो सरकार की ये नीतियों में भी बदलाव आया था। बाजारों की विविध रूपता, अब विभिन्न प्रकार के बाजार होते हैं, हो गए हैं, इतने मार्केट हो गए हैं कि वहाँ पर विदेशी कंपनियां भी आती हैं और भारत की कंपनियां व्यापार करती हैं, तो सब मिलजुल कर व्यापार करते हैं। तो ये सब 3 कारण थे इसके, ये आप लिख सकते हैं अगर पूछा भी जाए कि व्यापार में बढ़ोतरी के क्या कारण थे। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे खत्म हो चुका है। इस फर्स्ट टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, बस जनरल सा हमारा इंट्रोडक्शन था इसमें। देखिए, अब भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आपको टॉपिक वो हेडिंग हार्ड लग रही होगी लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस निर्यात के बारे में पढ़ना है कि हमारे यहाँ से क्या क्या चीज़ें निर्यात होती थी। देखिए, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समय के साथ बढ़ा है, ये आपको भी पता है।
पहले कितना था हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऊपर का जो मैंने आंकड़ा देखा है उसमें देखिए पहले कितना था और अब कितना हो गया है। कृषि उत्पादों का हिस्सा घटा है, जो कृषि के जो उत्पाद है उनका हिस्सा घट गया है, जबकि पेट्रोलियम तथा अपरिष्कृत उत्पादों का एवं अन्य वस्तुओं में वृद्धि हुई है। जो भी हमारा पेट्रोलियम होता है और अपरिष्कृत जो उत्पाद होते हैं उनका उन्हीं में वृद्धि हुई है, लेकिन जो कृषि उत्पाद होते हैं उनमें मतलब कमी हुई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ साथ इसको मतलब एक बार आप पढ़ते भी जाइए, आपको ये थोड़ा थोड़ा आइडिया होता जाएगा। तो अयस्क खनिजों, जो हमारे कच्चे खनिज होते हैं तथा जो निर्मित सामानों का हिस्सा वर्ष 2009-10 से 10-11 तथा 2015-16 से 16-17 तक व्यापक तौर पर लगातार स्थिर सा रहा है। जो हमारे खनिज हैं वो तो ना उनकी मात्रा बढ़ी है ना घटी है, मतलब वो स्थिर से रहे हैं। पहले जितना निर्यात होता था अभी भी उतना ही होता है। तो इनके बारे में तो ये था कि ये स्थिर ही रहे हैं, ये बिल्कुल स्टेबल हैं। आगे देखते हैं कि जो परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में गिरावट का कारण मुख्यतः कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है। जो हमारी परंपरागत वस्तुएं थी, परंपरागत वस्तुएं का मतलब होता है जो पुरातन काल से चली आ रही है। परंपरागत वस्तुओं को हम मानते हैं कि कोयला, जल, पेट्रोलियम, तो ये सारी परंपरागत वस्तुएं थी। तो इनके व्यापार में गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इतनी ज़्यादा कड़ी प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कॉम्पिटिशन। तो व्यापार में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि इनमें गिरावट आ गया है इन वस्तुओं में। देखिए कृषि उत्पादों के अंतर्गत कॉफी, काजू, दालों आदि जैसी परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है। जो ये कॉफी, काजू, दालू, ये जो पुरानी वस्तुएं हैं बहुत पहले से इंडिया में उत्पादित की जाती थी, तो इनके निर्यात में गिरावट आई है। यानी कि ये पहले बहुत ज़्यादा जाती थी इंडिया से बाहर, लेकिन अब कम जाने लग गई। अब आप जानते हैं कि दुनिया के इतने ज़्यादा देश हो गए हैं, इतने ज़्यादा, तो वहाँ से अब वो और भी मतलब ये काजू कॉफ़ी है ये उत्पादन होने लग गए दुनिया के हर देशों में। तो अब भारत से कम हो गया है निर्यात। कहने का मतलब ये है कि पहले निर्यात ज़्यादा था लेकिन अब कम हो गया है इन चीज़ों का। देखिए हालांकि पुष्पिक पुष्प कृषि उत्पादों, ताजे फलों, समुद्री उत्पादों तथा चीनी आदि के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। जो हमारे यहाँ से चीनी जाती है, जो फूल जाते हैं और जो समुद्री उत्पाद होते हैं हमारे, इनमें वृद्धि हुई है। यानी कि पहले इस लाइन में क्या बताया गया है कि इन चीज़ों में तो कमी हुई है और इन चीज़ों में वृद्धि हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि निर्यात में हमारे किन चीज़ों के निर्यात में वृद्धि हुई है, तो आप बता सकते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र ने भारत को कुल निर्यात में गिरावट आई है। यानी विनिर्माण के क्षेत्र में भारत की गिरावट आई है और इसकी भागीदारी है 73.6%। देखिए यहाँ पे आता है कि क्षेत्र में भागीदारी कितनी है, 73.6%। ये चीज़ मैंने यहाँ पे गलत लिख दी है कि निर्यात में गिरावट आई है। तो आप इसे ऐसे पढ़िए कि वर्ष 2016-17 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी 73.6% है। जो हमारी जो फैक्ट्रियाँ है जो नई जो भी निर्माण करती है, जो वस्तुओं को मतलब उनको बनाती है, जो कच्चे माल से वस्तुओं को बनाती है, कच्चे माल से पक्के माल में परिवर्तित करती है वस्तुओं को, तो उन कंपनियों में मतलब बढ़ोतरी हुई है और उनमें 73.6% का ये आंकड़ा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए चीन तथा अन्य पूर्वी एशियाई देश हमारे प्रमुख प्रतिस्पर्धी है। जो चीन है और पूर्व एशियाई देश है, ये इनमें मतलब कंपटीशन होता रहता है। तो भारत के विदेश व्यापार में मणि रत्नों तथा आभूषणों की एक व्यापक हिस्सेदारी है। जो मणि रत्न होते हैं, जो आभूषण होते हैं, इनकी भी एक व्यापक हिस्सेदारी है। ये भी हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा निर्यात किए जाते हैं। अब निर्यात के बारे में हम देख लिया, अब आयात के बारे में देखते हैं। देखिए सन 1950-60 के दशक में भारत में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। ये आपको भी पता है कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से मतलब यहाँ पे कृषि की इतनी बदतर हालत हो गई थी कि यहाँ पे फसलें भी उत्पादन नहीं हो पाती थी। इसलिए यहाँ की जो जो कृषि उत्पाद थे उनमें कमी आ गई थी और हमें बाहर से आयात करना पड़ा था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उस समय आयात की प्रमुख वस्तुएं खाद्यान्न, पूंजीगत माल और मशीनरी एवं उस पर करते। जो भी जितनी भी खाद्यान्न की वस्तुएं होती है, गेहूं, चावल, तो ये हमें बाहर से आयात करना पड़ता था।
क्यों अमेरिका से, तो जो अमेरिका देश था उससे भी आयात करना पड़ता थे, और भी जो देश थे जिससे हम उस समय पे हम जिन देशों को जानते थे उन देशों से हम ये इंपोर्ट करते थे। उस समय भुगतान संतुलन बिल्कुल विपरीत था। भुगतान संतुलन आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि हम किसी देश से व्यापार करते हैं तो उसका एक अकाउंट रखना पड़ता है, यानी कि हमने कितना दिया है और कितना लिया है। तो उस पर भी बिल्कुल विपरीत था भुगतान संतुलन, यानी कि हम ज़्यादा तो बाहर से ज़्यादा लेते थे लेकिन यहाँ से बहुत कम देते थे, क्योंकि आयात प्रतिस्थापन के सभी प्रयासों के बावजूद आयात निर्यात से अधिक थे। यहाँ पे एक चीज देखिए आप, जो इंपोर्ट था वो एक्सपोर्ट से अधिक था। उस समय की बात की जा रही है जब हमारा देश आजाद हुआ था और खाद्यान्न संकट पैदा हो गया था 1960 के दशक में। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। 1970 के दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिलने पर खाद्यान्नों का आयात रोक दिया गया। आपको पता है कि खाद्यान्नों को उत्पादन बढ़ाने के लिए, जो खाद्य वस्तु है उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाई गई थी 1967 में, ये आपको भी पता है। तो उसके बाद से हमारे जो बाहर के देशों पर निर्भरता थी वो कम हो गई और उसके बाद से आयात पर थोड़ी रोक लगी है। किंतु 1973 में आए ऊर्जा संकट, फिर ऊर्जा संकट आ गया 1973 में। इससे पेट्रोलियम के मूल्य में उछाल आया और आयात भी बढ़ गया। अब देखिए, हमने खाद्यान्न संकट पे तो, जो खाद्यान्न थे बाहर से आते थे उन पे तो रोक लगा दी, लेकिन जब ऊर्जा संकट पैदा हो गया यहाँ पे तो हम बहुत ज़्यादा पेट्रोल खरीदने लग गए बाद से और प्राकृतिक गैसें खरीदने लग गए, तो फिर वो आयात वो ही बढ़ गया। तो इसमें कुल मिलाकर इसमें ये बताया गया कि हमारा आयात कब घटा है, कब बढ़ा है, और कब खाद्यान्न संकट आया था, कब हरित क्रांति आई थी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है, आपको फैक्ट्स पता होनी चाहिए, फिर आप लिख सकते हैं। मशीन एवं उपस्कर, विशेष स्टील, खाद्य तेल तथा रसायन मुख्य रूप से आयात व्यापार की रचना करते हैं। जो ये मशीन है, उपस्कर है, विशेष स्टील होते हैं, खाद्य तेल होते हैं तथा रसायन ये जो होते हैं, तो इनमें आयात में व्यापार, ये मतलब ये व्यापार की रचना करते हैं। तो इनके बहुत ज़्यादा मतलब बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, और ये हमारे भी मतलब बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। जैसे हम बाहर से की हुई मशीन खरीदते हैं तो वो उत्पादन में सहायक होती है। बाहर से अगर हम कोई कच्चा पदार्थ खरीदते हैं, उनको फिर पक्के पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, तो ये भी एक व्यापार का मुख्य कारण है। तो ये सब चीज़ें थी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कब हमारा आयात बढ़ता था, कब हमारा कम होता था। और आयात और निर्यात में से हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको ये दोनों दोनों को एक बार पढ़ लेना है। अब हम व्यापार की दिशा देखते हैं। व्यापार की दिशा, तो देखिए, भारत के व्यापारिक संबंध विश्व के अधिकांश देशों एवं प्रमुख व्यापारिक गुटों के साथ है। भारत के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध है, आप जानते हैं। भारत सभी देशों के साथ व्यापार करता है। दुनिया की जितनी भी देश है लगभग सभी देशों के साथ भारत व्यापार करता है। भारत का उद्देश्य आगामी 5 वर्ष, जो आने वाले 5 वर्ष है, उसके दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को 2 गुना करने का है, और ये हो भी चुकी है। देखिए, आपकी जो एनसीईआरटी बुक थी वो 5-10 साल पहले की छपी हुई है, तो उसके हिसाब से 5 वर्ष। लेकिन अब आप जिस वर्तमान में पढ़ रहे हैं, तो अब तो भारत का व्यापार मतलब बहुत ज़्यादा साझेदारी हो गई है भारत की व्यापार में। और भारत द्वारा अपनाए गए उपाय कौन से हैं? आयात में बढ़ोतरी हो, जिससे आयात उदारीकरण, आयात करों में कमी, डी लाइसेंसिंग, तो ये कुछ भारत ने उपाय अपने। 2003-4 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका। देखिए, एक फैक्ट्स है, अगर 2003 और 4 की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे बड़े ज़्यादा व्यापार हम अमेरिका से करते थे। लेकिन 2014-15 में हम सबसे ज़्यादा व्यापार की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात, जो यूएई है, उससे व्यापार करते थे, और दूसरे स्थान पर चीन था। तो आपका एनसीईआरटी का आंकड़ा है ये अब बदल भी सकता है, क्योंकि 2015 का आपका दे रखा था। हो सकता है आप चीन आगे निकल गया हो व्यापार में, सबसे ज़्यादा हम व्यापार चीन से करते हो, रूस से करते हो, तो ये आंकड़ा बदल सकता है। लेकिन आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है वही आपको लिखना होगा एग्जाम में भी। तो अब हमें जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, प्रमुख जो समुद्री हमारे पतन हैं उनके बारे में पढ़ना है, कि कुछ पतन लिखे हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हमें देख लेना है। कांडला पत्तन, मुंबई पत्तन, मारमागाओ पत्तन और कोची पत्तन, तुतिकोरिन पत्तन, विशाखापट्टनम पत्तन, कोलकाता पत्तन, हल्दिया पत्तन, इसके बारे में मैंने लिखा है। तो ये कुछ प्रमुख पत्तन है, इनके बारे में आपको जानना है। तो बिल्कुल आसान चीज़ों में आपको लिखा है कि आपको समझ में आ जाएगा।
सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कांडला पत्तन। देखिए कांडला पत्तन जो है कि वो गुजरात में बना हुआ है। मैं आपको मैप जो मैप है उसमें भी दिखा दूंगा। मैं आपको ये पूरा पढ़ने के बाद आपको मैप में भी लोकेशन बता दूंगा कहाँ कहाँ पर है ये पत्तन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कांडला पत्तन, जो कांडला पत्तन है वो कच्छ की खाड़ी के मुहावने पर अवस्थित है। जो हमारा गुजरात है उसकी एक कच्छ की खाड़ी है, ऐसे ऐसे बनकर एक कच्छ की खाड़ी बनी हुई है यहाँ पे। तो बिल्कुल इसके मुहावने पर, बिल्कुल मुंह पे स्थित है ये। तो जो समुद्र होता है उसके बिल्कुल नज़दीक में स्थित है ये। और ये एक प्राकृतिक पत्तन है, यानी कि इसे मानव ने नहीं बनाया, ये प्रकृति द्वारा ही निर्मित था। बस इसने मानव में कुछ सुधार कर दिए इसमें, लेकिन ये प्राकृतिक माना जाता है। यह देश के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी भाग की जरूरतों को पूरा तथा मुंबई पतन पर बने दबाव को कम करता है। जो हमारे पश्चिमी राज्य होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं व्यापार के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इस पतन को विशेष रूप से भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। देखिए जो इधर वाले, अगर हम किसी देश से व्यापार करते हैं, मान लीजिए हम ईरान से मंगा रहे हैं तेल, तो वो जो कच्छ की खाड़ी और आता है और ये कांडला पत्तन पर ही उतारा जाता है। ये जो कंटेनर होते हैं तेल के, मान लीजिए हम रसिया से मंगा रहे हैं और ईरान से मंगा रहे हैं तेल वगैरह, तो ये इसी पर उतारे जाएंगे, इस पर या फिर मुंबई पत्तन पर। इन दोनों पत्तन पर ये तेल के कंटेनर यहीं पे उतरते हैं। तो इनमें ये सहायक होते हैं बहुत ज़्यादा। तो कांडला पत्तन के बारे में आप जान गए होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको पता होनी चाहिए कि एक प्राकृतिक पत्तन है। 3-4 पॉइंट आपको लिखने होंगे अगर आ भी जाए तो। वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे मैप का क्वेश्चन आएगा इन पत्तनों से ज़्यादातर, तो इसलिए आपको मैप की क्वेश्चन भी मैं दिखा दूंगा। देखिए मुंबई एक प्राकृतिक पत्तन है, यह देश का सबसे बड़ा पत्तन है। अगर आप क्वेश्चन आए कि देश का सबसे बड़ा पत्तन कौन है, तो मुंबई पत्तन लिखना है आपको। और ये भी एक प्राकृतिक पत्तन है। यह पतन मध्य पूर्व भूमध्य सागरीय देशों, उत्तर अफ्रीका तथा उत्तर अमेरिका तथा यूरोप के देशों के सामान्य मार्ग के निकट स्थित है। देखिए जो इन देशों से हम व्यापार करते हैं, अगर हम पूरे यूरोप से व्यापार करते हैं, कोई भी यूरोप से सामान आता है, तो ये मुंबई पत्तन पर ज़्यादा वो होता है, मतलब मुंबई पत्तन के रास्ते से हम ज़्यादा व्यापार करते हैं। देखिए पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, और जहाँ से हम शिपों को ले जाते हैं, जहाँ पे शिप के मतलब अड्डे होते हैं एक जगह एक तरीके से, तो उसे पतन कहा जाता है वहाँ पे। तो सबसे बड़ा पतन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पतन 20 किलोमीटर लंबा तथा 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें 54 गोदियाँ है और यह देश का विशालतम टर्मिनल है। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखना है। इसकी पृष्ठभूमि में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश व राजस्थान आते हैं। तो ये कुछ राज्य हैं जो इसकी देख रेख करते हैं और इन राज्यों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस पत्तन को। तो अब मारमा गोवा पत्तन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए ये गोवा में स्थित है। अब तक हमने देखा कांडला पत्तन गुजरात में है, फिर उसके नीचे महाराष्ट्र आता है, फिर उस महाराष्ट्र में मुंबई पत्तन है, फिर उसके नीचे गोवा आता है। तो ये सीक्वेंस वाइज आपको ध्यान रखना है। तो मारमा गाओ पत्तन ये गोवा में स्थित है। यह जुआरी नदमुख के मुहावने पर अवस्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। देखिए जो हमारा समुद्री किनारा है, तो समुद्री किनारा है बिल्कुल है, तो यहाँ पे गोवा है। तो ये ऐसा एक ज्वार मुख बनाता है ये, और यहाँ पर बिल्कुल ही मतलब मुख पर स्थित है ये। तो आपको मैप में मैं दिखा दूंगा बिल्कुल। तो इसे ज्वार मुख वो कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल नदी के मुख पर स्थित है, जो समुद्र है हमारा उसके मुख पर स्थित है। 1961 में जापान को लौह अयस्क के निर्यात का निपटान करने के लिए इसका पुनर्प्रतिरूपण किया गया और इसका महत्व बढ़ गया। इसको वापस बदला गया था, यहाँ पे बहुत सी और भी सुविधाएं लाई गई थी। पहले ये एक प्राकृतिक पत्तन था, लेकिन ये बहुत छोटा पत्तन था, और इसे बहुत मानव ने मतलब जो अंग्रेज थे इन्होंने मतलब बहुत यहाँ पे अंग्रेजों ने तो पहले किया था, लेकिन जब 1961 में जापान से हमें लोहा से खरीदना था, तो उसमें इसका मतलब बहुत ज़्यादा इसे पुनर्वितरण किया, इसे बदला गया इसको। तो ये भी इसमें एक पॉइंट हो जाएगा। और कर्नाटक, गोवा तथा दक्षिणी महाराष्ट्र इसकी पृष्ठभूमि है। जो इसकी देखभाल करते हैं वो कर्नाटक है, गोवा है और महाराष्ट्र है। तो ये 3 राज्य हैं। आपने कोंकण रेलवे भी पढ़ा था कि ये 3 राज्यों ने ही कोंकण रेलवे को बनवाया था इससे पहले वाले चैप्टर में। और इसका जो पत्तन का देख रेख है वो भी ये 3 राज्य ही ज़्यादा करते हैं। अब हमें कोची पत्तन के बारे में पढ़ना है। देखिए ये केरल में स्थित एक पत्तन है। ये भी आपको सीक्वेंस वाइज
दिखेगा, गोवा के नीचे फिर कर्नाटक आ गया, कर्नाटक के फिर नीचे ये केरला आ जाएगा। तो ऐसे मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा। देखिए यह बेवानद कुकायाल, जिसे अरब की रानी भी कहा जाता है, इसके मुहावने पर स्थित है। देखिए कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि अरब की रानी किसे कहा जाता है, तो आपको नाम याद रखना है बेवानद कायाल। नाम अजीब सा है लेकिन याद हो जाएगा आपको। यह भी एक प्राकृतिक पत्तन है। यह केरल, दक्षिणी कर्नाटक और दक्षिणी पश्चिम तमिलनाडु की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसको स्वेज कोलंबो मार्ग के पास अवस्थित होने का लाभ प्राप्त है। स्वेज कोलंबो कैसे? जो स्वेज नहर है हमारी, जो ब्रिटेन को जोड़ती है भारत से, जो यूरोप को जोड़ती है, पूरे यूरोप को भारत से, तो वहां से भी इसकी व्यापार किया जाता है इसके रास्ते से। और जो कोलंबो है, जो हमारी श्रीलंका की जो राजधानी है, उससे भी इससे सीधा जोड़ा जाता है व्यापार के लिए। तो ये दो क्षेत्रों से प्रमुख व्यापार करता है। तो ये भी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। अब तूतीकोरिन पत्तन देखते हैं हम। तूतीकोरिन पत्तन, इसका विकास चेन्नई पत्तन पर दबाव कम करने को किया गया है। जो हमारा चेन्नई पत्तन है उसका दबाव कम हो इसलिए इसका विकास किया गया है। यह कोयला, नमक, खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी, रसायन तथा पेट्रोलियम उत्पादों का निपटान करता है। तो अब हम चेन्नई पत्तन के बारे में देखते हैं। इसमें ये छोटा सा पत्तन था तूतीकोरिन, इसको दबाव करने के लिए बनाया गया कि ताकि चेन्नई पत्तन पर दबाव कम हो। तो जो चेन्नई पत्तन है ये पूर्वी तट के सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। देखिए चेन्नई जो है तमिलनाडु में स्थित है चेन्नई पत्तन। यह मानव निर्मित पत्तन है। देखिए अब तक जितने भी हमने पत्तन पढ़े हैं वो प्राकृतिक पत्तन है, यानी कि उसका निर्माण मानव ने नहीं करवाया था, लेकिन इसे खास तरीके से बनवाया गया है मानव द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक पत्तन और मानव निर्मित पत्तन में आपको अंतर पता होना चाहिए। देखिए इसका निर्माण 1859 में किया गया था, तब हमारे यहाँ पे अंग्रेजी शासन था। अब विशाखापट्टनम पत्तन के बारे में देखते हैं हम। यह आंध्र प्रदेश में एक भूआबद पत्तन है। भूआबद का मतलब है कि ये भूमि के अंदर है, यानी कि ये किसी समुद्र के किनारे नहीं है, ये भूमि के अंदर बनाया गया है। भूमि के अंदर कैसे? मान लीजिए कि पूरा आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश के यहाँ पे तो मतलब समुद्र का इलाका है, लेकिन ये इसको थोड़ी सी दूरी पे बनाया गया है यहाँ पे। तो उसका बनाने का कारण क्या था मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए ये पत्तन आंध्र प्रदेश के भूआबद पत्तन है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। इसे ठोस चट्टान एवं बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया था। यह मानव निर्मित पत्तन है। देखिए इसे भी मानव ने बनवाया था और चट्टानों को काट काट कर बनाया था वहां पे पत्तन ये, ताकि जो ये पत्तन है वो कोलकाता पत्तन के दबाव को कम कर सके। इसका मुख्य पृष्ठ प्रदेश आंध्र प्रदेश है। देखिए इस विशाखापट्टनम पत्तन को बनाने का यही उद्देश्य था कि क्योंकि जो कोलकाता पत्तन था उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बन गया था, वहीं पे सब कुछ ज़्यादा व्यापार करता था, सारे देश वहीं पे, उसे एक ही पत्तन था उस इलाके में और बहुत कम पत्तन थे, इसलिए वहाँ पे एक विशाखापट्टनम भी बना दिया गया उसके नीचे आंध्र प्रदेश पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आप कोलकाता पत्तन के बारे में देखते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट पत्तन हो जाता है, एक ये और एक मुंबई पत्तन। यह हुगली नदी पर स्थित है और एक मानव निर्मित पत्तन है। ये भी एक मानव निर्मित पत्तन है। देखिए ये पूरा हमारा मैप है, तो इसका जो हमारा पश्चिमी जो इलाका है यहाँ पे जितने पत्तन हमने पढ़े हैं वो प्राकृतिक पत्तन, लेकिन जो ये है हमारा पूर्व इलाका है पूर्व का, तो इसमें जो भी हमने पत्तन पढ़े हैं वो मानव निर्मित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसका विकास अंग्रेजों ने किया था, इसका निर्माण और विकास अंग्रेजों ने करवाया था। विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया पत्तनों के कारण इसका महत्व कम हो गया है। ये छोटे छोटे पत्तन बनाए गए हैं विशाखापट्टनम इसके महत्व को कम करने के लिए, पारादीप और हल्दिया पत्तन इसलिए ये भी बनाए गए हैं। कोलकाता पत्तन को हुगली नदी द्वारा लाई गई गाद की समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए गाद क्या होता है? जो नदी होता है उसमें बहुत सारा कचरा आता है, कूड़ा कचरा इकट्ठा होकर आता है, तो वहाँ पे गाद जम जाती है बहुत ज़्यादा, और ये पत्तन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी करती है, क्योंकि वहाँ से नावें नहीं निकल, मतलब जो हमारी शिप होती है उनको निकलने में परेशानी होती है। ये एक समस्या है इसकी। अगर क्वेश्चन आए कि कोलकाता पत्तन की मुख्य समस्या क्या है, तो आपको ये वाली लाइन लिखनी है। इसके पृष्ठ प्रदेश उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्य हैं। तो इसके बहुत सारे जो राज्य हैं वो इसी से व्यापार करते हैं। अब हल्दिया पत्तन के बारे में देख लेंगे। छोटा सा पत्तन है, ये कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर अनुप्रवाह पर स्थित है। इसका निर्माण कोलकाता पत्तन की संकुलता को कम करने के लिए किया गया था। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आपको मैप में दिखा देता हूँ इन पत्तनों की लोकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कांदला पत्तन। तो कांदला पत्तन देखिए ये बिल्कुल मुहावना है, तो इसके मुहावने पर यहाँ पर स्थित है कांदला पत्तन।
तो कांडला पत्तन ये गुजरात में, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मुंबई पत्तन, मुंबई पत्तन ये भी इसके मतलब समुद्र के किनारे हैं बिल्कुल। आप देखिए मारमा गोवा पत्तन, तो ये जो एक ज्वार्द मुख बनाता है यहाँ पे, तो ये एक बिल्कुल उस पर स्थित है, बिल्कुल मुख पर, समुद्र के बिल्कुल मुख पर मारमा गोवा पत्तन। आपको लोकेशन याद रखनी है मैप में, मैप के लिए। कोची पत्तन देखिए केरला में है ये, कोची पत्तन जो हमारा ये केरल है इसमें है कोची पत्तन। तूतीकोरिन पत्तन यहाँ पे हमारा इसमें है तमिलनाडु के बिल्कुल यहाँ पे। चेन्नई पत्तन यहाँ पे है ही। विशाखापट्टनम देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है। और हल्दिया पत्तन और कोलकाता पत्तन ये दोनों पश्चिम बंगाल में ही है। तो लोकेशन आपको ध्यान रखनी है और एक बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी है मैप की। बाकी मैंने क्वेश्चन में भी दिया आपको। देखिए हवाई अड्डे के बारे में हम देखते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा बच गया है, इससे भी हम खत्म कर लेते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हें लंबी दूरी के व्यापार का बेहतर साधन माना जाता है। अगर आपको अगर कहीं पे लंबी दूरी यात्रा तय करनी है, मान लीजिए आपको भारत से और अमेरिका पहुंचना है, जल्द से जल्द, ज़्यादा समय आपको ना लगे और जल्दी वहां पर सामान पहुंचाना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप वायु परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इसकी एक कमी भी है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। यह भारी और स्थूल वस्तुओं के वहन करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। जो भारी वस्तुएं ये भी ले जाता है ये। अब तो बहुत बड़े बड़े हेलीकॉप्टर आने लग गए हैं और ये भी भारी वस्तुएं ले जा सकते हैं, किंतु ये अत्यधिक महंगा होता है। और इसमें किसी भी प्रकार की खाई चट्टानों के ऊपर ये उड़ सकता है, इसके लिए रास्तों के निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी एक व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2016 और 17 के अनुसार देश में 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्य कर रहे हैं। 2016 और 17 की हम बात करें तो अब देखिए, अब बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन कम तो नहीं हुए होंगे, बढ़ ही गए होंगे। अब की बात करें हम 2022 की, तो पत्तन बढ़ ही गए होंगे। लेकिन ये कुछ 25 हैं, तो आपको वही लिखने हैं एनसीईआरटी में आपके, क्योंकि अब दोबारा एनसीईआरटी छपेगी तो उनका नाम उसी में आएगा। तो ये 25 पत्तन है, आपको इनका देख लेना, मैं आपको नाम नहीं कर रहा हूँ। अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लें इसके, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है। देखिए विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी 1% है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान रखनी है। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कितनी है? केवल 1%। हरित क्रांति का प्रभाव क्या होता है कि आयातों में कमी आ गई थी, जो खाद्यान्न के जो आयात है उनमें कमी आ गई थी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? बेवानंद कायाल को। कोलकाता के मुख्य प्रस्थ प्रदेश कौन से हैं? यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। भारत का पहला व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? अब की बात करें हम, संयुक्त अरब अमीरात है। तो जो ये संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई, तो ये सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए, इनको आपको खुद करना है, तो इन्हीं सब के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? जो हमारी पहले की वस्तुएं पुरातन, पहले ही मैंने बताया है, चैप्टर के स्टार्ट में बताया है, तो ये चीज़ आपको उसी में मिल जाएंगी। भारत में कुल कितने पत्तन है आपको बताना है, कितने बड़े पत्तन है, कितने छोटे पत्तन है, ये आपको बताना है। अभी मैंने बताए वो सारे पत्तन आप लिख सकते हैं, इसमें बता सकते हैं गिन के। मुंबई पत्तन की 2 विशेषताएं आप बता सकते हैं कि मुंबई पत्तन की 2 विशेषताएं क्या हैं। और भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है आपको। देखिए मानचित्र पर दर्शाना है, क्योंकि मानचित्र 1-2 मार्क्स का मानचित्र यहीं से बन जाएगा आपका, यहीं से तैयार होगा। तो इन मानचित्र को भी आपको करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन की भूमिका का वर्णन करना है आपको। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसके बाद मैं ये पूरे चैप्टर हमारे खत्म हो जाएंगे तो हम ज्योग्राफी के मैप क्वेश्चन की सीरीज भी लाऊंगा एक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।